नमस्कार, मैं सुमन कवजन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द क्वेस्ट पर। आइए रुक करते हैं इस सप्ताह में चल रही देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने का समझौता, होगी बंधकों की रिहाई और मदद की योजना। इजराइल और हमास ने गाजा में पिछले 15 महीने से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए एक संघर्ष विराम समझौते पर सहमति दी है। यह जानकारी बुधवार को मध्यस्थों द्वारा दी गई थी। इस समझौते के साथ बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से यह सीजफायर संभव हो पाया है। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, खासकर राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बाद इस समझौते को सफलतापूर्वक मध्यस्थता की। इससे पहले अमेरिका ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर करवाया था। पहले खबरें थी कि इजराइल ने हमास पर नई शर्तें थोपने का आरोप लगाकर इस सीज फायर को रद्द कर दिया था, लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि दोनों पक्षों ने इस पर सहमति बना ली है। कतर की राजधानी दोहा में कई सप्ताह की बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है, जिसमें हमास द्वारा बंधकों की रिहाई, इजराइल में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा में विस्थापितों को उनके घर लौटने की अनुमति देना शामिल है। इस समझौते के तहत क्षेत्र में आवश्यक मानवीय सहायता भी पहुंचाई जाएगी। अमेरिका और हमास दोनों ने इस संघर्ष विराम को स्वीकार किया है। 3 अमेरिकी अधिकारियों और हमास के एक प्रतिनिधि ने इसकी पुष्टि की है। दोहा में आधिकारिक घोषणा से पहले अमेरिका के अधिकारियों ने इस पर बातचीत की थी। इस समझौते को अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रिमंडल में मंजूरी मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह जल्द ही प्रभावी होगा। इस समझौते के तहत पहले 6 सप्ताह के लिए युद्ध रोकने की उम्मीद है और इसके बाद पूरी तरह से युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की जाएगी। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य व्यवस्था की। NHS रिपोर्ट में हुआ खुलासा, अस्पतालों में मरीजों की लाशों की अनदेखी, गलियारों में तोड़ते हैं दम। नर्सों का कहना है कि अत्यधिक दबाव के कारण अस्पतालों में मरीजों को कॉरिडोर में मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है और गर्भवती महिलाओं को साइड रूम में गर्भपात हो रहा है। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग RCN ने बताया कि इस सर्दी के मौसम में यूके भर से 5000 से अधिक नर्सों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी से यह खुलासा हुआ है कि मरीजों को अस्थायी तौर पर कवर्ड पार्किंग क्षेत्रों, बाथरूम और नर्सिंग स्टेशनों पर रखा जा रहा था। नर्सों ने चेतावनी दी कि ऐसी स्थितियों में मरीजों के लिए खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि स्टाफ को महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे ऑक्सीजन, हार्ट मॉनिटर और सेक्शन उपकरण की कमी होती है और CPR देने के लिए उनके पास समय और स्थान दोनों की कमी हो जाती है। स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रिटिंग ने इस बात से सहमति जताई है। इस तरह की समस्याओं को सहन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे पिछले सरकार की गलती बताया। हालांकि RCN की महासचिव प्रोफेसर निकोला रेंजर ने कहा, मरीजों के जीवन को गंभीर खतरे में डाला जा रहा है। RCN ने अपनी रिपोर्ट में 400 से अधिक पृष्ठों पर नर्सों द्वारा देखी गई समस्याओं की गवाही दी है। इन समस्याओं में शामिल है कॉरिडोर या क्यूबिकल्स में कार्डियक अरेस्ट होने की घटनाएं, जहां स्ट्रेचर पर मरीजों की स्थिति के कारण जीवन रक्षक CPR में देरी हो रही थी। कुछ मरीजों का वेटिंग रूम में स्ट्रेचर और कुर्सियों पर निधन हो जाना। एक नर्स ने इसे विकसित देशों से भी बदतर स्थिति बताया है। गर्भवती महिलाओं का साइड रूम में गर्भपात होना, जो नर्सों के अनुसार मरीजों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन था और स्थिति की बिगड़ती स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो गया था। ऐसे मामले जहां 20 से 30 मरीजों को केवल एक नर्स और हेल्थ केयर असिस्टेंट के साथ कॉरिडोर में देखभाल दी जा रही थी। बुजुर्ग मरीजों को कई दिनों तक कुर्सियों पर बैठने के लिए छोड़ दिया जाता और घंटों तक गंदे कपड़े में कॉरिडोर में पड़े रहते थे। अब हम रुक करते हैं देश में चल रही कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ 2025 पर। महाकुंभ मेला 2025 श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और समर्पित बनाने के लिए परंपरा और तकनीक का एक अनोखा संगम। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 वर्षों में भारत के 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जो आध्यात्म, परंपरा और आस्था का अनुपम संगम है। यह आयोजन त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का पवित्र मिलन होता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से आरंभ हो चुका है,
जो 26 फरवरी 2025 को संपन्न होगा। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर संपन्न हुआ, जबकि दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के अवसर पर हुआ। अब महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और यादगार बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और परंपराओं का मिश्रण किया गया है। श्रद्धालुओं को डिजिटल फ्रॉड और साइबर खतरे से बचाने के लिए 56 विशेष साइबर विशेषज्ञ की तैनाती की गई है। साथ ही साथ साइबर पुलिस स्टेशन बनाया गया है, जो कि फर्जी वेबसाइट, नकली लिंक और सोशल मीडिया घोटाले से निपटने के लिए है। जागरूकता फैलाने के लिए 40 वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले, VMDs और हेल्पलाइन नंबर 1920 शुरू किया गया है। श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव देने के लिए 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी स्टॉल और भव्य ड्रोन शो की स्थापना की गई है, जिनमें 2000 ड्रोन की मदद ली जाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए महाकुंभ नगर स्थापित किया गया है, जहां भूमि आवंटन पूरी तरह डिजिटल है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन, ड्रोन सर्वे, GIS आधारित मानचित्र, तेज आवंटन जैसी सुविधाएं शामिल है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिमोट कंट्रोल बॉय, अंडर वाटर ड्रोन और AI समर्थित निगरानी का उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं दिल्ली चुनाव के बीच राजनीतिक चहल पहल की। दिल्ली चुनाव से पहले CM आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन की FIR दर्ज। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की CM आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। 7 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर ने गोविंदपुरी थाने में FIR दर्ज कराई, जिनमें यह आरोप है कि उन्होंने सरकारी वाहन का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया है। FIR में BNS की धारा 223A लगाई गई है। चुनाव आयोग की दी गई शिकायत में कहा गया है कि चुनाव की घोषणा के बाद 7 जनवरी को 2:30 बजे PWD के सरकारी वाहन ने निजी चुनाव कार्यालय पर चुनावी सामग्री पहुंचाई। नियम के अनुसार चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सत्ता में बैठी पार्टी सरकारी वाहनों का प्रयोग चुनाव प्रचार अभियान के दौरान नहीं कर सकती। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने PWD के साउथ ईस्ट डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार पर भी FIR दर्ज की है। हालांकि CM आतिशी ने इसे विरोधियों की साजिश बताया, साथ ही BJP और कांग्रेस की जुगलबंदी कहा और जनता पर फैसला छोड़ने की बात भी कही है। FIR फाइल होने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टी पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा और X पर कहा, इनके नेता खुलेआम पैसा बांटते हैं, साड़ी, कंबल, सोने की चैन आदि बांटते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एक FIR दर्ज तक नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ तुरंत FIR हो जाती है। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। इस सड़े गले सिस्टम को जनता के साथ मिलकर बदलना है, मिलकर साफ करना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों उसी सड़े गले सिस्टम का हिस्सा हैं। CM आतिशी ने 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली चुनाव के लिए मंगलवार 14 जनवरी 2025 को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने मांग की है कि वह नैतिक आधार पर कालकाजी सीट पर अपना नामांकन वापस ले। उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही दिल्ली का चुनावी माहौल और अधिक जोरदार हो गया है। आइए अब हम बात करेंगे भारतीय नौसेना की मजबूती पर। INS सूरत, नीलगिरी और वाघसीर का नौसेना में ऐतिहासिक समावेश, भारत की समुद्री शक्ति को नई ऊंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना को 3 अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत NIS सूरत, NIS नीलगिरी और NIS वाघसीर समर्पित किए। यह पहली बार है जब एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया है। इसे देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए PM मोदी ने कहा कि भारत विश्व सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक परिवर्तनों में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत विकास की भावना में काम करता है, न कि विस्तारवाद में। NIS सूरत 4 विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में अंतिम है। NIS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाई जा रही 7 नई स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की मुख्य पोत है। वहीं NIS वाघसीर कलवरी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों की पहली श्रृंखला की 6ठी और अंतिम पनडुब्बी है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसे नौसेना की आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम करार दिया। उन्होंने कहा, आज का कार्यक्रम हमारे गौरवशील समुद्री इतिहास को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। भारत का समुद्री इतिहास समृद्ध रहा है और आज का भारत एक प्रमुख समुद्री शक्ति बन रहा है। नीलगिरी चोल साम्राज्य की समुद्री शक्ति को समर्पित किया है, जबकि सूरत जहाज गुजरात के बंदरगाहों के माध्यम से पश्चिम एशिया से भारत के ऐतिहासिक संबंधों की याद दिलाता है। वागसीर पनडुब्बी हमारी सुरक्षा और प्रगति को नई ताकत देगी। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत के विजन का प्रतीक कहा। अब हम भारतीय रक्षा क्षेत्र से अंतरिक्ष तक की यात्रा करते हैं, जहां इसरो ने अपनी नई उपग्रह मिशन की सफलता से देश को एक और गौरवमयी क्षण प्रदान किया है। इसरो का स्पार्डियक्स मिशन। भारत ने रचा अंतरिक्ष में इतिहास, सफलतापूर्वक डॉकिंग पूरी की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गुरुवार को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि इसरो द्वारा 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पार्डियक्स मिशन लॉन्च करने के बाद हासिल की गई। इसरो ने एक्स पर एक ऐतिहासिक पल की जानकारी साझा करते हुए कहा, भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। स्पार्डियक्स मिशन की ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता पर गर्व है। इस पल का गवाह बनना सम्मान की बात है। डॉकिंग की प्रक्रिया में इसरो ने 12 जनवरी 2025 को एक परीक्षण प्रयास में 2 उपग्रहों को 3 मीटर की दूरी तक लाकर फिर से सुरक्षित दूरी पर ले जाने का सफल परीक्षण किया था। गुरुवार को इसरो ने 15 मीटर से 3 मीटर के होल्ड पॉइंट तक उपग्रहों को लाने के बाद डॉकिंग प्रक्रिया शुरू की। सटीकता के साथ डॉकिंग पूरी हुई। उपग्रहों को एक साथ जोड़ा गया और उन्हें स्थिरता प्रदान की गई। भारत इस सफलता के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद एक ऐसा कृत्रिमान रचने वाला चौथा देश बन गया है। इसरो ने बताया कि डॉकिंग के बाद दोनों उपग्रहों को एक इकाई के रूप में सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। अब अगले चरण में अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफर चेक किए जाएंगे। स्पार्डियक्स मिशन इसरो की तकनीकी क्षमता और अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस उपलब्धि ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब हम अंतरिक्ष क्षेत्र से न्यायिक मामलों की ओर बढ़ते हैं, जहां पीएमएलए से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। महिलाओं के लिए बेल नियमों पर ईडी की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा, कानून के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई, जब उसने महिलाओं पर भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत सख्त बेल शर्तें लागू होने की दलील दी। न्यायमूर्ति एएस अशोका और उज्जवल भुयान की पीठ ने कहा, हम कानून के विपरीत दलीलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मामला शशि बाला की जमानत याचिका से जुड़ा था, जिन्हें ईडी ने लखनऊ स्थित साइंस सिटी ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवंबर 2023 में हिरासत में रखा है। अदालत ने ईडी की इस दलील पर नाराजगी जताई है और महिलाओं को बेल की कई रियायतें नहीं दी जा सकती, जबकि पीएमएलए की धारा 45(1) में महिलाओं को इस नियमों से छूट दी गई है। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील पर माफी मांगते हुए इसे गलतफहमी बताया। उन्होंने कहा कि बाला पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है और इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, यह सरकार की मंशा को दर्शाता है कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी हाल में जमानत न मिले। सरकारी वकील कानूनों के मूल प्रावधानों को ना समझे तो यह अस्वीकार्य है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शशि बाला को जमानत दे दी, यह कहते हुए वह नवंबर 2023 से हिरासत में है और निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है। अब न्यायिक फैसले से शिक्षा के क्षेत्र की ओर रुख करते हैं, जहां नीट यूजी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नीट यूजी 2025 एनटीए का बड़ा खुलासा, अब एक ही दिन और पाली में होगी पूरी परीक्षा। एनटीए ने नीट यूजी 2025 परीक्षा के आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस बार परीक्षा ऑनलाइन तरीके से और 2 चरणों में नहीं, बल्कि ओएमआर सीट पर पेन और पेपर मोड में एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में होगी। पहले यह अनुमान था कि परीक्षा जेईई मेंस की तरह 2 फेज में कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में हो सकती है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह परीक्षा केवल एक दिन और एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने यह भी बताया कि नीट यूजी 2025 के माध्यम से एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रमों में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा जो उम्मीदवार 2025 में सैन्य नर्सिंग सेवा में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहते हैं, उन्हें भी नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी।
इसके अलावा 4 साल के बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में भी प्रवेश के लिए नीट यूजी स्कोर मान्य होगा। नीट यूजी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनटीए फरवरी में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हालांकि अभी तक एनटीए ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है। उम्मीदवारों को इसके लिए एनटीए की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन चेक करते रहना चाहिए। अब हम रुक करते हैं खेल से जुड़े कुछ समाचार के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत की 15 सदस्य टीम का ऐलान नजदीक, एक्सपर्ट की चुनी गई टीम पर नजरें। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी को की जाएगी और फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा, जिनमें 8 टीमें खेलेगी। पिछली बार यह टूर्नामेंट 2017 में इंग्लैंड में खेला गया था। अब तक 6 देश इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान ने अपनी अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। वहीं भारत और पाकिस्तान ने अब तक अपना स्क्वाड जारी नहीं किया है। यह अनुमान है कि बीसीसीआई 19 जनवरी तक भारत की टीम का ऐलान कर सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 15 मैच खेले जाएंगे जो 19 दिनों तक चलेंगे। इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के रावलपिंडी, लाहौर और कराची में की जाएगी, जहां प्रत्येक मैदान पर 3-3 ग्रुप मैच होंगे। भारत से जुड़े 3 ग्रुप में आज पहले सेमीफाइनल दुबई में आयोजित किया जाएगा। सिलेक्टर्स की टीम चुनने से पहले कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट ने भारत की टीम चुनी है। ऐसी ही हमें चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिल सकती है, जिनमें 2 स्पिनर और उन 2 स्पिनरों में से एक ऑलराउंडर है। इसके अलावा 3 प्रॉपर पेसर, 2 पेसर ऑलराउंडर को भी शामिल किया गया है। 2 विकेटकीपर बल्लेबाज और बाकी के 6 प्रॉपर बैटर टीम का हिस्सा बनाए गए हैं। एक्सपर्ट की चुनी हुई भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, सुमन गिल, संजू सैमसन विकेटकीपर, मोहम्मद सिराज और नीतीश रेड्डी हैं। इस तरह 15 सदस्य टीम बनाई गई है। ऐसी ही टीम की घोषणा बीसीसीआई भी कर सकती है। अब क्रिकेट के रोमांच से बैडमिंटन कोर्ट की ओर बढ़ते हैं, जहां नई उपलब्धियां सुर्खियां बटोर रही है। इंडिया ओपन, सिंधु, किरण और सात्विक चिराग की शानदार शुरुआत, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पीवी सिंधु, किरण जॉर्ज और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। शादी के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रही पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की सुंग शू यून को 51 मिनट में 21-14 और 22-20 से हराया। सिंधु ने पूरे मैच में शानदार अनुभव और रणनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन किया। प्री क्वार्टर फाइनल में अब उनका सामना जापान की मनामी सुइजू से होगा, जो उनके लिए एक कड़ा मुकाबला साबित हो सकती है। पुरुष एकल में किरण जॉर्ज ने जापान की यूसी तनाका के खिलाफ कड़ी मेहनत करते हुए 21-19, 14-21 और 27-25 से जीत दर्ज की। तीसरे सेट में उन्होंने अपनी मानसिक दृढ़ता और धैर्य का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया के मैन वई चोंग और काई वुन टी को 23-21, 19-21, 21-16 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय जोड़ी ने पूरे मैच में आक्रामक खेल दिखाया और महत्वपूर्ण मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया। दूसरी ओर महिला युगल में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी का सफर दूसरे दौर से समाप्त हो गया। उन्हें जापान की अरिसा हिगाशिनो और अयाको सकुरामोटो के खिलाफ 23-21 और 21-19 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन दर्शाता है कि बैडमिंटन में भारत का दबदबा बढ़ रहा है और वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित कर रहे हैं। द क्वेस्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ हमारे चैनल पर न्यूज़ अपडेट्स तथा अन्य सभी जानकारियों के लिए बने रहें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।